नमस्कार और जय श्री राम दोस्तों। कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स और मौलाना ऐसी बातें पब्लिक में फैलाते हैं जिससे कि मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के बीच की जो खाई है वो बढ़ती जाती है। मैं बात कर रहा हूं आयत नंबर 28 की, कुरान से मैंने ली है। मैं उसका आयत का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि परसों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पाकिस्तान आर्मी के स्पोक्स पर्सन है, जिनको DGIS-PR भी बोला जाता है, अहमद शरीफ चौधरी साहब, उन्होंने इसका जिक्र किया। अब देखिए उन्होंने कैसे इसका जिक्र किया, तोड़ मोड़ करके इसको, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि असलियत में ये आयत क्या कहती है। आपने खुद भी कई बार देखा होगा, सुना होगा, आप चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, कि यार ये मोमिन है, ये काफिर है। मोमिन मतलब ये मुसलमान, मुसलमान है ये काफिर है, और ये काफिर मतलब नॉन बिलीवर, मतलब कि जैसे हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, वह ऐसे लोग हो गए नॉन बिलीवर्स में। तो मोमिन के लिए जो काफिर है वो हराम है, ना उनसे बात करनी चाहिए, ना उन पे विश्वास करना चाहिए, ना उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। अब ये देखिए कि पहले ये साहब बोलते क्या हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। क्लियरली इस पे बड़ी वाज़ेह वजाहत और के साथ मुसलमानों को क्लैरिटी दी हुई। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 28 पढ़िए, क्या कहती है? क्या मोमनो, ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम प्रॉब्लम, देन यू आर नॉट विद अमंग्स द मुस्लिम्स। तो ये तो काफिरों को दोस्त नहीं, ये तो अपना उससे बढ़ के DNA बना रहा है। चलिए, ये DNA वाली बात हम कभी और करेंगे। जो कि ये कहना चाहते हैं साहब, अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर इंडिया में आए थे, उन्होंने कहा था इंडिया और अफगानिस्तान का DNA सेम है। लेकिन अभी हम ये बात करना चाहते हैं जो इन्होंने कहा कि मोमिन और काफिर कभी दोस्त नहीं हो सकते। अब दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि इस आयत का मतलब क्या है। और शायद ये आयत जो ये बोल रहे हैं वो नहीं है, लेकिन जो ये नहीं बोल पा रहे हैं वो है। और जो नहीं बोल पा रहे हैं दोस्तों, वो और भी डेंजरस है। ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूं। और एक्सप्लेन करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगर इंग्लिश में मैं एक लाइन पे बोलना चाहूं कि ये क्या होता है, तो एक लाइन में अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूं तो इसका मतलब होता है बिलीवर्स मतलब मोमिन मतलब मुस्लिम्स शुड नॉट टेक डिसबिलीवर्स मतलब काफिर और आपके हिंदू और क्रिश्चियंस, सिख, ये सब एस गार्जियंस इंस्टेड ऑफ द बिलीवर्स। मतलब एक बिलीवर जो है वो नॉन बिलीवर को एस गार्जियन नहीं लेना चाहिए। किसको लेना चाहिए? बिलीवर को लेना चाहिए। और अगर कोई ऐसा करता है तो वो फिर आगे से मुसलमान नहीं रह जाता, मतलब बिलीवर नहीं रह जाता। अब देखिए, अगर इसको मैं हिंदी में सोचूं या उर्दू में बात करूं तो उसमें एक वर्ड आता है औलिया। औलिया का मतलब होता है, और यही मतलब इन्होंने लगा लिया, औलिया का मतलब फ्रेंड। इसीलिए उन्होंने कहा कि वो बिलीवर नॉन बिलीवर का दोस्त नहीं हो सकता। लेकिन औलिया का मतलब सिर्फ दोस्त नहीं होता, इसका मतलब होता है प्रोटेक्टर, गार्जियंस, पॉलिटिकल पार्टनर्स, लॉयल एलाइज और पॉलिटिकल पैट्रन्स। आपको बात समझ में आई? इसका मतलब यह है कि आप दोस्त तो आराम से बना सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रोटेक्टर है, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका जो मैनेजर है वो आपका प्रोटेक्टर है। आपका गार्जियन जो कि हेड ऑफ द फैमिली है, शायद एक जैसे कोई स्टेट होता है तो उसका हेड ऑफ द फैमिली चीफ मिनिस्टर रहता है, एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर रहता है, उसको गार्जियन बोला जाता है। वहां पे आप नॉन बिलीवर को नहीं रख सकते। यहां देखिए, यहां मेरी बात यह हो रही है कि यह चीज मेन है जो कि आपको और हमको समझनी है कि आप दोस्त तो रख सकते हैं, दोस्ती रखने में कोई नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन आप ये कोशिश कीजिए कि आप अपना प्रोटेक्टर जो आपके ऊपर है, आपका गार्जियन, आपका पॉलिटिकल जो पैटर्न है, मतलब आपका जैसे बीजेपी में
अब हिंदू हिंदू अक्सरियत की पार्टी है तो भाई इसमें मुस्लिम ना रहे क्योंकि उसका हेड हिंदू है। ऐसे आप ऐसी पार्टी ज्वाइन कीजिए जिसका हेड मुस्लिम हो। यही वो कहना चाहता है, पॉलिटिकल पैट्रॉन्स। वो आप कोशिश कीजिए कि उस जगह जाने की। इसलिए दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला जो मीनिंग है इस आयत का, ये ज्यादा डेंजरस है। इसमें कुछ बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये नॉन मुस्लिम्स के लिए थोड़ा डेंजरस हो जाता है। आपने ये देखा होगा कि जिस कंट्री में भी मुस्लिम्स 36-37% से ऊपर हो जाएं, वहां पे वो चाहते हैं उनको उस जगह को कंट्रोल करना, वहां पे राज करना। तब ये आयत उनके दिमाग में आती है कि अब हम राज कर सकते हैं। और बेसिकली देखिए, मैं किसी जात धर्म पे ना ज्यादा विश्वास करता हूं और ना ही मैं अगेंस्ट में हूं। हमारे भी बहुत फ्रेंड्स मुस्लिम हैं, लेकिन आप अगर पूरे दुनिया में देखें तो कितने मुस्लिम हैं जो आरएनडी में आ गए हैं, कितने मुसलमान हैं जो और किसी क्षेत्र में आ गए हैं, पॉलिटिक्स में आ गए हैं, या किसी आप ये कहिए उनमें बहुत बड़ी स्किल है, उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेंशन की है, बहुत बड़ी कंपनीज खोली हैं, कहां है? तो उनका तरीका क्या है? पॉपुलेशन बढ़ाओ। अगर नंबर बढ़ेगा तो आप कम नंबर वालों को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज द ओनली प्रोसीजर जिसमें एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट है, स्किल की जरूरत नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। और पॉपुलेशन बढ़ाओ अपनी। जब बढ़ाओगे तो अगर आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हो फिर भी नंबर ज्यादा हो जाता है आपका, यू विल बी बेनिफिटेड। और अगर आप किसी राजतंत्र में हो तो भी आपका नंबर ज्यादा हो जाता है, तो कल को आपका राजा भी बन सकता है। अब आप ये देखिए, मैं कुछ कंट्रीज के नाम लूंगा, आप ये देखिए कि ये कंट्रीज, करीब 20 कंट्रीज का नाम लूंगा मैं। आप नोट कीजिएगा कि ये 20 कंट्रीज पहले नॉन मुस्लिम्स थी, लेकिन जहां जहां इनकी पॉपुलेशन 50% से ज्यादा हुई वहां पे रिजीम चेंज हुआ। और जब रिजीम चेंज हुआ उसके बाद नॉन मुस्लिम्स खत्म हो गए, परसेंटेज घटती रही। आपके पास आंखों के सामने आपके एग्जाम्पल है पाकिस्तान का, बांग्लादेश का। हिंदुस्तानियों के लिए इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? जहां पाकिस्तान में 8% पॉपुलेशन थी हिंदुस्तान की हिंदुओं की, आज 1% से कम है। बांग्लादेश में 30% थी, यहां पे वहां पे अब 7% है। तो कुछ कंट्रीज का नाम लेता हूं। ईरान पहले पारसी था। अफगानिस्तान बुद्धिज्म, पाकिस्तान हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म, बांग्लादेश हिंदुज्म, इंडोनेशिया हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म, मलेशिया यहाँ भी जो है वो वही था, हिंदुज्म था और बुद्धिज्म था। ब्रुनेई, अब ये मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मालदीव्स, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, खैरिस्तान, तार्मिकिस्तान, तजाकिस्तान, टर्की, बताइए टर्की तक था, अल्बेनिया, बोस्निया, कोसोवो, अजरबैजान, इजिप्ट, अल्जीरिया, मोरक्को, टूनेशिया, लीबिया, इसके अलावा आज लेबनान। कितनी कंट्रीज हो गई जिनमें नहीं था। अब बाकी कंट्रीज भी ये सोच ले, ये जो कल स्पेन में माइग्रेंट घुसे हैं ना मोरक्को से 60,000, अब देखना कुछ दिनों स्पेन का भी क्या हाल होगा। और पूरा यूरोप एक तरीके से हाथ में आ रहा है मुस्लिम्स के अंदर। वहां पे भी रिजीम चेंज होगा, 20-25 साल से ज्यादा नहीं लगेगा उसके अंदर, आप ये देखिएगा। और देखिए उसके अलावा आपको पता है इंग्लैंड में भी क्या पोजीशन है, जबकि 7-8% हैं, लेकिन कई जगह के मेयर आजकल मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम होना कोई खराब नहीं है, जब तक कि आप सबको अपने साथ लेके ना चलें और इस आयत का गलत मतलब ना निकालें। यार ये बताओ ना कि अगर ये लेफ्टिनेंट जनरल के हिसाब से जो एक मुस्लिम है नॉन मुस्लिम दोस्ती आपस में नहीं हो सकता, तो आपस में काम कैसे कर सकता है? और वो क्या हालत करेगा नॉन मुस्लिम की अगर वो मेजॉरिटी में होता है? और यही बात है दोस्तों। इंडिया में एक कॉलोनी में एक हिंदू 2 मुसलमानों के साथ नहीं रह सकता, जबकि एक मुस्लिम फैमिली 100 हिंदुओं के बीच में रह सकती है। ये बात तो आप लोग मानेंगे इस बात को। क्यों? क्योंकि एकजुटता ज्यादा हो जाती है एकदम से उनको लगता है यार इसमें जो एक कॉलोनी है उसका मैं मालिक हो गया, हम मालिक हो गए। अब कॉलोनी के आगे जाके सिटी आती है, सिटी के आगे कंट्री आती है।
एक कंट्री के आगे आते हैं और भी कि भाई हमको यहाँ पे राज करना है, राज करना है विदाउट एनी स्किल्स, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी पॉजिटिव्स। आपको राज करना है कैसे? केवल पॉपुलेशन के दम पे और तलवार के बल पे। पूरा यूरोप होने वाला है, आपको पता होगा। एक चीज बड़ी इंटेलिजेंस उन्होंने किया है, यूएस को छोड़ दिया अभी, क्योंकि भाई साहब वो जानते हैं कि यूएस आज के दिन में अनक्राउंड किंग है पूरे वर्ल्ड का। अगर आपने यूएस को छेड़ा तो वो आपको ऐसे छेड़ेगा कि आपके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। जो कि ईरान का देख लीजिए जो हाल हो रहा है, इराक का जो हाल हुआ, कई कंट्रीज आपके नाम दे देंगे। सीरिया का क्या हाल हुआ, लेबनान का क्या हाल हुआ, पैलेस्टीन का क्या हाल हुआ। जहां जहां पे अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है वो बर्बाद कर देता है। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया अभी अमेरिका से दूर रहो, लास्ट में इसका नंबर आएगा तब अच्छी तरीके से करेंगे। लास्ट में नंबर आएगा क्यों? उन्होंने देखा है, छोटी चीज है, ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने ढूंढ के मारा पाकिस्तान में। अगर ओसामा बिन लादेन जवारी अगर यूएस का वांटेड नहीं होता तो वो आज तक जिंदा रहता। चाहे उसने फ्रांस में, जर्मनी में, यूके में, इंडिया में कहीं पर भी उसने कत्लेआम मचाया होता, हजारों लोगों को मार दिया होता, तो आज तक वो जिंदा रहता। जैसे दाऊद इब्राहिम जिंदा है, जैसे लश्कर तैयबा वाले जिंदा है, जैसे लश्कर जन्वी वाले जिंदा हैं, क्या क्या नाम है उनके। हाफिज सईद घूम रहा है ना दुनिया में, उसने भी तो हिंदुस्तान में लोगों को मरवाया है। ओसामा बिन लादेन खुद मारने थोड़ा गया था, खुद थोड़ा फ्लाइट में बैठा था। लेकिन इंडिया कुछ कर पाया आज तक? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, नहीं कर पाया, क्योंकि शायद इंडिया में इतनी ताकत नहीं है आज के दिन में जितनी अमेरिका के पास है। लीडरशिप खत्म कर दी जाके इजराइल के साथ मिलकर उसने ईरान में, क्या कर लिया किसी ने उसका। इसीलिए कहते हैं भाई साहब इसको लास्ट तक रोको, चाहे वो रहें या ना रहें, उनके बच्चे आएंगे, वो जो है वो लीड करेंगे। वो नहीं लीड कर पाए तो उनके बच्चों के बच्चे आएंगे, वो आगे लीड करेंगे। उनका तो ये फंडा है ना कि हम पुनर्जन्म लेके तो हम आना नहीं, हमको खत्म हो जाना है, और इस काम के लिए खत्म होना है हमको। एक जो हमको काम दिया गया यहाँ पे इस वर्ल्ड में, उसके लिए हम आए हैं, वो हमने काम कर दिया। अब साहब ठीक है, अब नेक्स्ट जनरेशन जो है वो करेगी। तो सब जगह ये काम शुरू हुआ है और ये काम इंडिया में भी चल रहा है, जो हमको और आपको शायद अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जिस हिसाब से बांग्लादेश से लोग आके बसाया जा रहा है इंडिया में, स्पेशली जो कांग्रेस के गढ़ हैं वहां पे, या ममता दीदी का गढ़ था वहां पे, ये किस लिए किया जा रहा है, कौन बुला रहा है, किसके साथ हो रहा है, कौन सा डीप स्टेट है काम कर रहा है? ये सब एक चीज काम नहीं कर रही, 10 चीज काम कर रही है। अभी आपने कल एक कर्नाटका के वहां पे देखा होगा, कोर्ट का लाइव प्रोसीडिंग्स आ रही थी, तो वहां पे कुछ बांग्लादेशी थे, डिक्लेयर्ड बांग्लादेशी, उनकी कुछ वहां पे जो हिंदूज थे उनकी लड़ाई हो गई कर्नाटका में, और जो हिंदूज थे, जो बांग्लादेशी थे, उन्होंने हिंदुओं को पिटाई कर दी। कांग्रेस के राज में एफआईआर हुई अगेंस्ट हिंदूज, और जब हिंदुओं में उन्होंने जब एफआईआर करवाया और कोर्ट में गए हिंदूज, तो जो वकील लगाया गया कांग्रेस की तरफ से, वो जो बांग्लादेशी थे उनके लिए लगाया गया। जज ने अपना सर पकड़ लिया, कहते हैं यार जो लोग इंडिया के सिटीजन ही नहीं है उनके लिए तुम गवर्नमेंट वकील लगा रहे हो, जिनको आपको पकड़ के देश से बाहर करना चाहिए था उनको आप देश में ला रहे हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जनसंख्या वृद्धि कई तरीके से हो रही है, उसमें एक वृद्धि ये भी है, आज बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं। कल को जो पाकिस्तान की हालत है, चार सूबों में 3 सूबे तो पाकिस्तान से अगेंस्ट हो रहे हैं, वो भाग के आएंगे, थ्रू नेपाल आएंगे, थ्रू बांग्लादेश आएंगे, वो इंडिया में आएंगे, और जब इंडिया में आएंगे उसके बाद शुरू में तो वो ये बोलेंगे कि साहब बहुत बढ़िया, हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, और अगले 50 साल के बाद वही काम करेंगे जो बांग्लादेश ने आज किया। जैसे अपने पीठ पे कुल्हाड़ी जो है वो हम मरवा रहे हैं, वैसे जैसे बांग्लादेश से मरवाई है वैसे ये लोग भी आके करेंगे। कल को ये आपका पीओजे भी इंडिया में आ जाता है तो वो लोग भी 20 साल के बाद वही करेंगे जो बांग्लादेश ने आपके साथ किया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ये भाईचारा है, ब्रदरहुड है। ब्रदर तो पहले है, चाहे जितना भी इसने मारा हो, हमारी बहनों का रेप किया हो, बेटियों का रेप किया हो, लेकिन ब्रदर तो ब्रदर है। ये बात दोस्तों सोचिएगा जो जरूर।
और आज के दिन में उनको सपोर्ट भी मिल रहा है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का, कुछ नेपाल में जन्मे आदमी का, और कुछ बॉस्टन के कॉकरोचों का सपोर्ट मिल रहा है उनको इंडिया को किसी तरीके से डिमीन करने का, नीचा करने का, रिजीम चेंज करने का। रिजीम चेंज तो इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को बरगला कर जिस तरीके से देश का नाम खराब कर रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर का नाम खराब कर रहे हैं, वो सब एक कड़ी है ये पूरे रिजीम चेंज की। क्योंकि अगर मोदी, योगी, अमित शाह, कल को जो असम वाले हैं विश शर्मा, या वेस्ट बंगाल वाले हैं शुभेंदु अधिकारी, ऐसे ऐसे लोग अगर ऊपर आते गए तो जो ये मिशन है कि इंडिया में हिंदुओं को माइनॉरिटी में करने का, वो डिले जरूर हो सकता है। वो चाहते नहीं है कि ये चीज डिले हो, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। तो हमको ये भी देखना है कि ये कितना डिले होना है, और इसीलिए उनका जो साथ देने वाले हैं वो हैं कौन? पूरी लेफ्ट की पार्टीज। स्टूडेंट का जो विंग है AISA का, जो मार्क्सिस्ट है, SFI है जो भी मार्क्सिस्ट है, AISF है, ये कम्युनिस्ट पार्टी का है। ये सब इतने लोग ही जंतर मंतर पे आ जाएं भाई साहब, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आप बताइए, लाख लोग आ गए तो क्या करेगी गवर्नमेंट? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। बार बार तो गवर्नमेंट पीछे हट नहीं सकती ना, कभी तो उसको आगे आके करना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं ये एंटी नेशनल है। एंटी नेशनल का जवाब भी तो देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आप इसके बारे में दोस्तों क्या सोचते हैं कि जो इस आयत का मेन जो मीनिंग है वो ये नहीं है कि आप किसी गैर मुस्लिम से आप दोस्ती नहीं कर सकते। आप बिल्कुल दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन आप उसके अंडर पे काम नहीं कर सकते। आपका मैनेजर हो वो मुस्लिम होना चाहिए, जो आपका गिरोह का चीफ हो वो मुस्लिम होना चाहिए, जो आपका स्टेट का हेड हो वो मुस्लिम होना चाहिए, और जिसके आपसे हित है वो मुस्लिम होना चाहिए, और आपका कंट्री का जो चीफ है वो मुस्लिम होना चाहिए। ये बात आप कितना समझ सकते हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि इस आयत का अर्थ डे टू डे एक्टिविटी में नहीं है, बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के बीच में दोस्ती या दुश्मनी का नहीं है, ये उससे बड़ा अर्थ है उसका। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों।